सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर है सोशल मूवमेंट। आज इसका हम सोशल मूवमेंट का सेकंड लेक्चर कर रहे हैं और ये 12th क्लास की सेकंड बुक है, दैट इज़ सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। ओके, इसके तहत आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पहला टॉपिक है डिस्टिंग्विशिंग सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट। हमने पिछले लेक्चर में सोशल मूवमेंट्स के बारे में ये समझा कि सोशल मूवमेंट में सबसे मेन आस्पेक्ट ये है कि ये एक कलेक्टिव एक्शन होता है। ये एक सस्टेन्ड मैनर में चलाया जाने वाला, लंबे समय के तहत किया जाने वाला कलेक्टिव एक्शन होता है। एक्शन कलेक्टिव हो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि अंडरस्टैंडिंग शेयर्ड हो लोगों में, कि वो एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होल्ड करते हों, कि हम वो सब कुछ बातों से सहमत हों, कुछ बातों को महसूस कर रहे हों। उनकी एक आइडियोलॉजी शेयर्ड होनी चाहिए, यानी कि उनमें साझापन नज़र आना चाहिए, उद्देश्य को लेके, ऑब्जेक्टिव को लेके, विचारधारा को लेके, आइडियोलॉजी को लेके, अंडरस्टैंडिंग को लेके, यानी कि समझ को लेकर के एक साझापन नज़र आना चाहिए। तभी वो एक कलेक्टिव ग्रुप के रूप में काम कर पाएंगे, तभी एक कलेक्टिव एक्शन हो सकता है सस्टेन्ड मैनर में। लेकिन ये शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, ये शेयर्ड ऑब्जेक्टिव डेवलप करना, ये शेयर्ड आइडियोलॉजी डेवलप करना, ये इतना सहज नहीं है। इसके लिए रिसोर्सेज की नीड होती है। तो सोशल मूवमेंट रिसोर्सेज पर निर्भर करती हैं, और सोशल मूवमेंट्स के रिसोर्सेज होते हैं सबसे पहला तो नेतृत्व, द लीडरशिप। लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको एनालाइज करती है कि आपकी इश्यूज़ क्या हैं। उन इश्यूज़ को एनालाइज करने के बाद ये डिवाइस करती है कि आप सबकी कुछ ये अंडरस्टैंडिंग्स होनी चाहिए कॉमन। फिर आपके लिए स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं वो, आपको एक आइडियोलॉजी प्रोवाइड करते हैं वो, आपको ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड करते हैं वो। तो लीडरशिप इज़ अ वेरी वेरी बिग रिसोर्स। इसके साथ साथ एक संगठन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन। आज को मैं बताऊं, संगठन को कुछ ऐसा समझिए कि इस समय महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सीएम नहीं रहे, चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। उद्धव ठाकरे ने पहले सीएम निवास को छोड़ा और वो मातोश्री चले गए, जो उनका घर था। और उसके बाद अब वो 2 दिन से शिवसेना भवन में जाके बैठ रहे हैं, जो शिवसेना संगठन का भवन है। मतलब उन्हें यह है कि सरकार यानी कि सत्ता तो चली गई, कहीं अब संगठन ना चला जाए, शिवसेना नाम की ऑर्गेनाइजेशन ना चली जाए। अगर ऑर्गेनाइजेशन हम बचा पाए, अगर संगठन हम बचा पाए, तो इस संगठन के कार्यकर्ता, इस संगठन को सपोर्ट करने वाले वोटरों के दम पर जो एमएलए जीते थे, जो एमएलए आज मुझसे डिफेक्ट होकर के दूसरी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना गए, संगठन अगर मेरे पास रहा तो ये संगठन उन एमएलए को आगे आने वाले समय में इलेक्शनों में नकारेगा और वापस से हमें जिताएगा, खड़ा करेगा। संगठन बड़ी चीज़। तो इस तरह से संगठन होना ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजेशन। तो सोशल मूवमेंट की भी अगला एक बड़ा रिसोर्स होता है ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा ढांचा होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रक्चर। ढांचा ये तय करता है कि उसके जो मेंबर हैं सोशल मूवमेंट के, वो मेंबर आपस में कैसे रिलेट करते हैं, किन बातों से वो आपस में जुड़ते हैं, किसकी क्या भूमिका है, इवेंट कैसे होल्ड होते हैं, कमांड कैसे फॉलो की जाती है, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन प्ले करता है, क्या प्लान लिया जाता है और उसे कैरी ऑन कैसे कराया जाता है, उसे मूव कैसे कराया जाता है। ये बड़ी चीज़ होती है। तो ये सब चीज़ें हमने समझी थी, आई बात समझ में। इस तरह से ये फिर एक सोशल मूवमेंट कहलाती है। तो हमने समझा था कि एक सोशल मूवमेंट है। विश्व भर में देखें तो आज आपके जितने भी अधिकार हैं, उनमें से तमाम अधिकार आपको इन सोशल मूवमेंट्स की बदौलत मिले। हमने ऐसा पढ़ा था, चाहे वो फ्रांस में हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसी सोशल मूवमेंट हो, चाहे वो एशिया, अफ्रीका और अमेरिका जैसे मुल्कों में, साउथ अमेरिका की कुछ कंट्रियों में, एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट्स में अंग्रेज़ों से मुक्ति पाने के लिए या फिर कॉलोनियल पावरों से मुक्ति पाने के लिए आज़ादी का संघर्ष हुआ हो, नेशनल मूवमेंट हुई हो, चाहे वो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हुई हों वर्ल्ड लेवल पर और इंडिया में, चाहे वो सिविल राइट्स को लेकर के अमेरिका की 1960s की मूवमेंट्स रही हों, जिसमें ब्लैक पीपल्स भी वाइट के बराबर के अधिकार मांग रहे थे, चाहे वो अफ्रीका में एंटी अपार्थाइड मूवमेंट रही हो, ब्लैक्स की वाइट के अगेंस्ट मूवमेंट्स,
वो भी एक सोशल मूवमेंट है। हमने इन तमाम सोशल मूवमेंट्स को सीखा और समझा। उनकी बदौलत आज आपके पास कितने अधिकार हैं, समानताएं आई हैं, सिविल राइट्स मिले हैं। हमने देखा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में किस तरह से 1839 से मुहिम शुरू हुई ब्रिटेन में, और फाइनली 1918 वर्ल्ड वार 1 के दौरान उसके बाद वहाँ पर एक फ्रेंचाइज़ दिया गया लोगों को बड़े स्तर का। जबकि उस फ्रेंचाइज़ में भी हमने देखा कि फ़ीमेल को यूनिवर्सल फ्रेंचाइज़ नहीं मिला था। जिन्होंने यूनिवर्सल सफरेज मांगा उनको ब्रूटली सप्रेस किया गया। ये चीज़ भी हमने देखी। हमने देखा है कॉमन अंडरस्टैंडिंग कैसे भारत के पारधी समाज में पैदा हुई। अच्छे समय की एक अच्छी तगड़ी हंटिंग कम्युनिटी को समाज ने अपने से अलग रखा, अपने शिक्षा, अपने कामकाज, रोज़गार, अर्थतंत्र और सामाजिक तंत्र में जगह नहीं दी। पारधी कम्युनिटी ने खुद को डिप्राइव्ड महसूस किया। उनकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई आपस में, और साथ के साथ उन्होंने समाज के सामने सवाल भी पैदा किया, ये प्रश्न भी पैदा किया कि आज यदि उन पर ये टैग लगता है कि वो चोर है, वो थीफ हैं, तो उनकी इस परिस्थिति का कारण कौन है, जनक कौन है, उनको बर्थ किसने दिया। ये सवाल भी समाज पर खड़े किए गए। सोशल मूवमेंट्स इन सभी चीज़ों के विषय में काम करती हैं। आज हम इसी कॉन्टेक्स्ट में अपने नए कंटेंट के साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। सोशल चेंज और सोशल मूवमेंट के बीच का अंतर सरल अंतर है। अगर मैं आपसे कहूं कि 19th सेंचुरी की सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स सोशल मूवमेंट्स थी या सोशल चेंज, तो आंसर होगा सोशल मूवमेंट्स। लेकिन आपको मैं ये पूछूं कि कई 100 वर्षों के दौरान विकसित हुआ सेंस्क्रिटाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट सोशल मूवमेंट है या सोशल चेंज? इट इज़ अ सोशल चेंज। देखिए, सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन एक लंबा और निरंतर चलने वाला क्रम है। इट इज़ अ लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इस लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को सपोर्ट करने वाले, एनरिच करने वाले बहुत सारे इंडिविजुअल और बहुत सारे कलेक्टिव एक्शंस होते हैं। मैनी इंडिविजुअल एक्शंस, मैनी कलेक्टिव एक्शंस, इन सबको एग्रीगेट कर दें, अगर हम इन सबको जोड़ दें, तो इन सबके जो नतीजे निकल रहे होते हैं, इन सबके द्वारा जो समाज में परिवर्तन लाए जा रहे होते हैं, प्रभाव डाले जा रहे होते हैं, वही एक लंबे निरंतर समय के दौरान सोशल चेंज बन के उभर आते हैं। किसी एक परिवार के द्वारा अपनी आर्थिक परिस्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन बेटर होने पर उच्च वर्ण के, उच्च जाति के लोगों के द्वारा पालन किए जाने वाले धार्मिक रीति रिवाजों की नकल करना, उसी रीति रिवाजों को पालना करना सेंस्क्रिटाइजेशन हो सकता है। पर ये हो सिर्फ एक परिवार के स्तर पर रहा है। पर एक इंडिविजुअल की ये एक्शन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी के इस परिवर्तन के लिए कि सोसाइटी में सेंस्क्रिटाइजेशन का एक प्रोसेस जन्म लिया और उसने फिर समाज को बदला। इसी तरह से भारत में एक व्यक्ति से ही शुरू हुआ हो। टीबी मकौले की एक सोच ही हो कि हमें एक ऐसा इंग्लिश एजुकेटेड वर्ग भारत में पैदा करना है जो सोच से, विचारों से बरतानिया होगा, ब्रिटिश होगा, जो अपनी स्किन से, अपने ब्लड से, अपने कलर से इंडियन ही होगा, लेकिन उसकी ओपिनियन, उसका व्यू पॉइंट, उसके टेस्ट, उसके प्रेफरेंसेस वो ब्रिटिश होंगे, इंग्लिश होंगे। एक व्यक्ति की ही विचार थे। फिर शुरुआती तौर पर ये सीमित ही रहे एक छोटा सा वर्ग, न्यूली एजुकेटेड मिडिल क्लासेस तक, लेकिन तेज़ी से ये बहुत बड़े स्तर पर बढ़े हैं और वेस्टर्नाइजेशन का एक बड़ा सामाजिक प्रोसेस आपने देखा। तो बहुत से इंडिविजुअल, बहुत से कलेक्टिव एक्शंस जब प्रभावी होते हैं, उनके जो भी फल आते हैं, प्रतिफल, उनके जो भी रिजल्ट्स निकलते हैं,
वो रिजल्ट सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं। और एक लंबे और निरंतर समय में आ रहे इन परिवर्तनों के बाद आप जिस पॉइंट पर खड़े हैं, जिस मुहाने पर खड़े हैं, वहाँ आपको जो समाज दिख रहा है वो सामाजिक परिवर्तनों से निकल के आया हुआ समाज है, तो सोशल चेंज। जबकि सोशल मूवमेंट किसी एक स्पेसिफिक एम को ध्यान में रखते हुए, किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ एक समय में एक कलेक्टिव ग्रुप के द्वारा एक कलेक्टिव एक्शन के फॉर्म में नज़र आती है, जिसका एम होता है एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक एम या रिजल्ट डिराइव करना, अचीव करना। वो सोशल मूवमेंट होती है। वो जो उन्होंने रिजल्ट अचीव किया है, ये हो सकता है कि वह समाज को बड़े स्तर पर प्रभावित करे और एक लंबे समय में समाज का गुण बन जाए वो परिवर्तन। तो आप अगले छोर पर खड़े हैं, वहाँ पर आपको समाज जिस फॉर्म में दिख रहा है वो बहुत पहले के समाज से बड़ा अलग दिख रहा है, सोसाइटी में चेंज आ गया है। उसका कारण उस पहले समय के दौरान हुई कोई एक सोशल मूवमेंट हो सकती है। आई बात समझ में? जैसे सोशल मूवमेंट के तहत मान लीजिए कि भक्ति मूवमेंट चलाई गई और उस भक्ति मूवमेंट के तहत रिलीजियस टॉलरेंस का कंसेप्ट विकसित किया गया। हो सकता है कि सोशल मूवमेंट भक्ति मूवमेंट के फॉर्म में या सूफी मूवमेंट के फॉर्म में एक रिलीजियस टॉलरेंस की बात करती है, धार्मिक सहिष्णुता की बात करती है, और उसने उस समय में उसे अचीव भी किया हो। वो भारतीय समाज का अंग बना। भारतीय समाज फिर उस सिद्धांत से धीरे 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 परिभाषित होने लगा। और आज आप जिस मोड़ पर खड़े हैं, आप ये कहते हैं कि भारतीय समाज का ये लक्षण ही है, इंडियन सोसाइटी का, इंडियन कल्चर का ये एक ट्रेट ही है, एक फीचर ही है कि यहाँ पर रिलीजियस टॉलरेंस होती है। हो सकता है उस मूवमेंट के पहले ऐसा ट्रेट ना भी हो, तो वो मूवमेंट एक स्पेसिफिक पर्पस से चली हो और उसने एक रिज़ल्ट डिराइव किया हो, और वो जो रिज़ल्ट उसने लिया हो सकता है एक लॉन्ग और कंटिन्यूअस टाइम के दौरान उस कलेक्टिव एक्शन का जो नतीजा निकला वो भारतीय समाज को परिवर्तन ऐसा दे करके गया कि वो परिवर्तन ही भारतीय समाज का लक्षण बन गया और आज आपके सामने खड़ा है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट हो सकता है एक इंडिविजुअल का एक्शन, जैसे कि राजा राम मोहन राय का एक्शन सती प्रथा को बैन कराना, जिसके फलस्वरूप सती प्रथा एबोलिशन कानून आता है 1829, और उसके तहत सती प्रथा वहाँ उस समय बंद होता है। और हो सकता है तब वो समाज में रिफ्लेक्ट ना हो रहा हो, कानूनी स्तर पर बंद हो गया पर अभी बंद नहीं हुई सती। पर आज जब आप 2022 में खड़े हैं तो अब देश में सती नहीं है, आपके समाज में तब से अब तक ये एक बड़ा परिवर्तन है, और ये परिवर्तन किसी इंडिविजुअल एक्शन का कारण है। वो राजा राम मोहन राय का एक्शन था। तो बहुत से इंडिविजुअल, बहुत से कलेक्टिव एक्शंस का जब हम एग्रीगेशन कर देते हैं, उसके फलस्वरूप जो आपके सामने उभर करके आता है लंबे निरंतर काल के अवधि के तहत, वो सामाजिक परिवर्तन होता है। उसे सोशल चेंज कहते हैं। और सोशल मूवमेंट एक कलेक्टिव ग्रुप के द्वारा एक कलेक्टिव एक्शन के तहत एक कॉमन एम को अचीव करने के लिए चलाई जाती है। इसको इतना समझ लीजिए बस। एक सोशल चेंज के अंदर अनंत सोशल मूवमेंट्स चल चुकी होंगी, चल रही हैं, चलती रहेंगी। बड़ा सत्य यह है कि सामाजिक परिवर्तन आते रहते हैं। That's it. ये समझाना ज़रूरी था आपको, क्योंकि आज जिस आप समाज में हैं, मैंने ये बताया कि ये शेप्ड है। ये समाज आज कई तरह से शेप किया गया है। इसको ये जो शेप मिली है, इस शेप की वजह से ये समाज एक बहुत पहले के समाज से भिन्न समाज लगता है, परिवर्तित समाज लगता है, चेंज्ड सोसाइटी। लेकिन इस परिवर्तित समाज, इस चेंज्ड सोसाइटी को जन्म देने में, इस भिन्न समाज की रचना में, हो सकता है आज से 100, 200, 300, 400, 600 साल पहले तक या 3000 साल पहले तक बहुत सी मूवमेंट्स चली हों या बहुत से इंडिविजुअल एक्शन हुए हों।
आई बात समझ में? उसके तहत बहुत से रेवोल्यूशंस भी देख सकते हैं, चाहे वो रशिया का हो, अमेरिका का हो, फ्रांस का हो, कुछ भी हो, चाहे भारत की इंडियन नेशनल मूवमेंट ही क्यों ना सही। तो आज जिस समाज में आप हैं वो भिन्न समाज है पीछे के एक समाज से, और वो बहुत सी समानताएं भी रखता है उस समाज से। जो भिन्नताएं आई हैं, जिस मैनर में सोसाइटी आज शेप्ड है, वो एक परिवर्तन है पहले से अब का, और उन परिवर्तनों का कारण अलग अलग समय के दौरान हुए कई कलेक्टिव और कई इंडिविजुअल एक्शंस हो सकते हैं। उन सबका समावेश ही आज के समाज का जनक है। ये बड़ी बात है। मेरा लेक्चर देने का स्टाइल पहले से बदला तो नहीं है, जैसे कभी पहले देते थे वैसा ही है ना, कि कुछ चेंज है? सही है, मतलब स्तर नीचे तो नहीं गिरा हमारा, डिग्रेड तो नहीं हुए? पक्का है? देखो अगर लगता है तो बताओ। चलो, एक वैसे बात एडमिट करना चाहता हूँ, मैं लेक्चर में बहुत से और शब्द बहुत गूढ़ा, गहरा और कॉम्प्लेक्स तक भी ले जा सकता हूँ, जो मुझे और सीमलेसली अंडरस्टैंड होगा, पर वहाँ फिर मैं रिस्ट्रिक्ट हो जाता हूँ कि सुनने वाले तो स्टूडेंट्स ही है ना, तो मुझे खुद को भी सीमित रखना पड़ता है। हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा। काफ़ी कोशिश की जाती है कि खुद को बुक तक सीमित रखा जाए, बुक के कंटेंट को ही एक लिमिट तक एक्सप्लेन करें, बस इससे आगे नहीं, वरना इसमें मैं इतनी स्पिरिचुअल, रिलीजियस और उस समय की सोशल चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, इतने एग्जाम्पलों से इसे लेस कर सकता हूँ, लेकिन फिर हो सकता है उसका कोई लाभ ना हो, हम इसी में डूब के रह जाएं, तो वो ठीक भी नहीं। ओके, कई बारी हमारी बनाई हुई सीमाएं ही हमारे उद्देश्य को सार्थक करती हैं, पर यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि इनकी सीमा आ चुकी, ये इतने ही सीमित थे। गहराई नापने के लिए हमें तैराक बनना होगा। आपसे निवेदन है, आप तैराक बनिए, हम गहराई नपवाने को तैयार हैं। आप भी, जो इनसे कहता हूँ आपसे भी कहता हूँ, ठीक है? वैसे आप अक्सर सोचते होंगे कि इतना क्यों कहते हैं, सुनने वाले तो इतने हैं नहीं, बहुत कम ही सुनते हैं। और मैंने इतिहास में कुछ ऐसा पढ़ा है कि एक टीचर का एक ही स्टूडेंट होता था, और उसका आगे फिर एक और स्टूडेंट होता था, उसका आगे एक और स्टूडेंट होता था, और उसी के तहत आज देश में पंथ बने हैं, धाम बने हैं, मठ बने हैं, और आज करोड़ों करोड़ों लोग उन आइडियोलॉजीज़ को सुन पढ़ रहे हैं। तो शायद बात प्रकट करने वाले के लिए यह इतना महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए कि श्रोता कितने हैं, बात प्रकट करने वाले के लिए यह महत्वपूर्ण होना चाहिए कि उसका कथन श्लोक स्वरूप है या नहीं। गुरु के द्वारा ज्ञान के रूप में अपने दिए हुए वचनों को ही श्लोक कहा जाता है। What is the श्लोक? It is the knowledgeful lessons given by the Guru to the disciples. That is the श्लोक। बस इतना याद रखिएगा। तो श्लोक का महत्व श्रोता से कम, ज्ञान से अधिक है। ओके, बस इतना सोच का अंतर है, पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, आप में स्टेबिलिटी आती है। अदरवाइज़ तो मैंने कलाकारों को नाराज़ होकर भागते देखा है कि सुनने वाले तो है ही नहीं, उतने लोग तो आए ही नहीं, बड़े कम हैं, वो ज़्यादा ठीक नहीं, अच्छा नहीं। ओके, चलें आगे, अब फिर से बढ़ें। तो ये हमने इंग्लिश में लिखा है, इसे पढ़िए। सोशल चेंज इज़ कॉन्टीन्यूअस एंड ऑनगोइंग, इज़ द कॉन्टीन्यूअस एंड ऑनगोइंग द broader historical processes of social change are the sum total of countless individual and collective actions gathered across time and space. Social movements are directed towards some specific goals. It involves long and continuous social effort and action by people. आई बात समझ में? क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? तो सोशल मूवमेंट
और सोशल चेंज। दैट इज़ ऑल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, वाई द स्टडी ऑफ सोशल मूवमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सोशलॉजी, समाज शास्त्र के लिए या सोसाइटी के विषय में चर्चा करने वाले वर्ग के लिए सोशल मूवमेंट्स पढ़ना ज़रूरी क्यों हो जाता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखिए, हमेशा से ही सोशल मूवमेंट्स महत्वपूर्ण रही हैं। किन कारणों से महत्वपूर्ण रही हैं उनको समझिए। देखिए, समाज से जुड़े हुए बहुत से बिंदु हैं जिन्हें आपको पढ़ना होता है, जैसे जातियाँ कैसे कार्य करती हैं, लिंग के आधार पर भेद कैसे किसी को एडवांटेजियस और किसी को डिप्राइव्ड बनाते हैं, संस्थागत रूप में काम करने से समाज कैसे किसी के लिए लाभकारी होता है और नुकसानदायक। आप इंस्टीट्यूशनल मैनर में काम कर रहे हैं और कास्ट एज एन इंस्टीट्यूशन हावी है और ये बड़ा नुकसान देती है शूद्रों को और दलितों को और बहुत लाभ देती है ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को। ये पढ़ना ज़रूरी है। नई इंडस्ट्रियल सोसाइटी को बहुत ज़रूरी है ये समझना कि किस एज ग्रुप के लोग यहाँ पर बस रहे हैं, उनके पास कौन से स्किल सेट्स हैं, वो किस तरह से इंडस्ट्री को प्रोग्रेसिव बना सकते हैं, सोसाइटी में डिपेंडेंट कितने हैं और वर्क लेबर फोर्स कितनी एग्जिस्ट कर रही है, रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसा है, सोसाइटी इगैलिटेरियन है, सोशलिस्ट है या कैपिटलिस्ट है, रिसोर्स किसके पास कंसंट्रेटेड है नहीं। ऐसे अनंत प्रश्न हैं जो ज़रूरी हो जाते हैं ये समझने के लिए कि समाज जो आज ऐसा है ऐसा क्यों है, कैसा बनाना है, इस समाज से किसे लाभ हुआ, किसे हानि हुई, जिन्हें हानि हुई क्या वो मनुष्य नहीं थे, और जिन्हें लाभ हुआ क्या सही में कोई दिव्य अधिकार थे उनके पास, कोई दैवीय थे। इन समस्त प्रश्नों का उत्तर करना पड़ता है, तभी आप अपनी योजनाओं को, संविधान के सिद्धांतों को, देश के कानूनों को, सामाजिक परंपरा और नीतियों को इस तरह से फाइन ट्यून करते हैं कि वो जनहितकारी हों, वो शोषण का आधार ना बने। ये ज़रूरी है कि आप समाज को पढ़ें। समाज को इस विचार से पढ़ने की इच्छा प्रबल रूप में उत्पन्न हुई जब यूरोप में रेनेसेंस का दौर और उसके तहत ख़ास तौर पर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। बड़े पैमाने पर लोग ग्रामीण क्षेत्रों से उखड़ गए, चाहे खेतीबाड़ी हो या आर्टिजनल जॉब्स, वो उखड़े और शहरों की ओर बढ़े। शहरों में जब वो एग्रीकल्चरल लेबरर और इंडस्ट्रियल वर्कर नौकरी की तलाश में पहुँचे, वहाँ पर उन्हें कई तरह के उत्पीड़न झेलने पड़े, उनके कई एक्सप्लॉयटेशंस हुए। तंग घरों में, कमरों में रहना, प्रदूषण से भरी हुई फैक्ट्रियाँ, नालियाँ और गलियाँ, डंप स्टोरेज प्लेसेस पर उनके निवास, किसी तरह की कोई सोशल फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं और हज़ार्डस एक्टिविटीज़ में उनका काम।